नमस्कार। सवाल देश का में मैं रोहित रोहन फिर से एक नए टॉपिक पे हाजिर हूं आपके साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा है और इसकी संजीदगी को देखते हुए हमने बजाय एक पैनल को बुलाने के हमने एक विशेष गेस्ट को आपके लिए बुलाया है। ये विशेष गेस्ट मिस्टर अनूप कुमार जी हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अनूप जी धन्यवाद। अनूप जी, मैं आपसे आज बहुत ही सीरियस मैटर पे चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में और सबको पता है कि कोविड की वजह से जो कोविड की सेकेंड लहर आई है, जो दूसरी लहर आई है, उसमें काफी लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अगर अगर कुछ आप लोकल न्यूज़पेपर की माने तो जैसा कि आजकल एकल फैमिली चलती है, मतलब हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, तो पता चला कि हस्बैंड वाइफ एक्सपायर कर गए और दो बच्चे घर में रो रहे थे और उनके बॉडी को भी कोई ले जाने वाला नहीं था। ऐसे भी केस हुआ है। एक ऐसा केस हुआ जिसमें फादर अपने बड़े बेटे को का अंत्येष्टि करके जब वापस घर पे आया तो ही फाउंड कि उसका दूसरा बेटा भी मरा हुआ था कोविड से। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि राइट टू हेल्थ इज ए बेसिक राइट ऑफ ए ह्यूमन इन इंडिया। हम सभी नागरिकों का सबसे बेसिक राइट है। तो ये इसमें चूक कहाँ हो रही है? क्यों लोगों को सही इलाज नहीं मिल रही है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सबसे धन्यवाद। सबसे पहले मैं राइट टू हेल्थ के बारे में बोलूँगा, क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, राइट टू हेल्थ एक बेसिक राइट है और राइट टू हेल्थ केयर या मेडिकल फैसिलिटी को मूलभूत अधिकार माना गया है। जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार के बारे में कहता है जी। जो गवर्नमेंट, वो अधिकार हमें मिले हुए हैं और गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड, सरकार का ये कर्तव्य है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बेसिक जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा हो। तो राइट टू हेल्थ केयर फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी जो भी कहें, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पार्ट है। ये सवाल राइट टू हेल्थ केयर के बारे में, ये सवाल अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है सबसे पहले ये 1988-89 के आसपास राकेश चंद्र नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था। जी। उस केस में राकेश चंद्र नारायण के केस में कुछ चिट्ठी लिखी गई थी रांची के मेंटल हॉस्पिटल से कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है वो वहाँ के जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे हैं, उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। उसके बाद वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रांची के, उनको बोला इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसके बाद वहाँ के हालात के बारे में एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें जो 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 भी कंडीशन था वहाँ का वो बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल पैथेटिक था। जो इनफैक्ट जो पीने के पानी की भी वहाँ पे किल्लत थी। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनकी एक कमेटी बना करके फिर टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को तो अनुच्छेद 47 कहता है कि हेल्थ जो है वो राज्य की जिम्मेवारी है। बट अगर आप आज के डेट में देखें तो हेल्थ जो है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में एक खिलौना बनना पड़ता है। तो ये राइट जो भारत की संविधान ने हमें दिया है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी एक सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिलता है? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा। और मैं आपकी बात से
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मेरा भी ये मानना है कि जो हेल्थ, जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, राइट। ये हमारे नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो हमारे संविधान के बारे में भी ये है। तो ये जो मूलभूत अधिकार है यहाँ के हमारे नागरिकों को मिलना ही चाहिए। अगर तो ये जो मैं सरकार को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने में क्या समस्या आ रही है? कानून क्यों नहीं बन रहा है इसके ऊपर? कोई कठोर कानून क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप बात करें कानून बनाने की, पॉलिसी के लिए, तो ये जो पॉलिसी बनाने का काम है ये लेजिस्लेचर्स का है। ये उनका ये कर्तव्य है कि वो पॉलिसी बनाए। मुझे कहने में थोड़ा सा भी मैं थोड़ा सा भी मैं असहमति इस पे मैं अपनी व्यक्त नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और मैं कहूँगा कि यहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने इस पॉलिसी बनाने वाले हैं, इन्होंने इस पे बहुत अच्छे से काम नहीं किया है। मेरे पास आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपसे कुछ डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा जी बताइए। भारत के हालात के बारे में। जी। हमारे पास आप समझिए कि 135 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कोई 272 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें से जो गवर्नमेंट सीट्स में जो जो डॉक्टर्स जो तैयार होते हैं वो कोई 41,388 MBBS डॉक्टर्स के लिए वो सीट्स है। अगर मैं लांसेट के रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करूंगा, लांसेट स्टडी जो है, इसको कहते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जाना माना एक मेडिकल जर्नल है, जो 1823 में जिसकी स्थापना हुई थी। लांसेट स्टडी के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 145 है, 195 देशों में, वर्ल्ड वाइड। हम क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हेल्थ केयर में हम अपने नेबर चाइना से, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान से भी पीछे हैं। बांग्लादेश से भी तो पीछे हैं? बांग्लादेश से भी पीछे हैं अगर आप बहुत उस शर्म हेल्थ की केयर बात, के बारे बहुत ही में शर्म बात की करें। बात। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, ये किसका फेलियर है? तो मैं बिल्कुल कहूंगा ये सरकार का फेलियर है। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि यहाँ के लोगों का ये मूलभूत अधिकार है कि उनको बेसिक मेडिकल फैसिलिटी मिले। इससे एक कदम आगे बढ़ाकर मैं बोलूंगा कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया था, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। इस केस में क्या हुआ था कि समिति का कोई मेंबर, कोई मजदूर, उसकी कोई दुर्घटना हुई थी और उसको तुरंत इमरजेंसी मेडिकल आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत थी। उसको किसी हॉस्पिटल ले जाया गया, सरकारी हॉस्पिटल। उन्होंने कहा हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने भी कहा हमारे पास नहीं है, तीसरे अस्पताल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आप बेसिक मेडिकल फैसिलिटी के बारे में नहीं बात कर कीजिए, इनफैक्ट ये जो इमरजेंसी मेडिकेयर है या इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी है, ये भी दिस इज ऑल्सो फेसेट ऑफ आर्टिकल 21। ये भी अनुच्छेद 21 का ही एक पार्ट है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनफैक्ट इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। तो जहां तक आप कानून की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात ये करेंगे किसी या से और भी, जुड़ा हुआ एक सवाल है, चूंकि आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या ओपिनियन है, और कोई ऐसा जजमेंट जो इसके फेवर में आप समझाना चाहें लोगों को, ऐसा कोई जजमेंट हो जिसमें जी। हाँ, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट जिसके बारे में मैंने बताया है, राकेश चंद्र नारायण कह लीजिए या बंग खेत मजदूर समिति कह लीजिए, ये दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये कानून बनाया, लॉ लेट डाउन कर दिया कि जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है या हेल्थ केयर फैसिलिटी है और इवन जो इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी है, ये किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है और सरकार का ये दायित्व है और कर्तव्य है कि ये इसको मुहैया कराएं, ये प्रोवाइड कराएं। तो इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा और न्यूज़पेपर चैनल्स और सबने चीख चीख के बताया कि कई लोग शुरू में ऑक्सीजन और जरूरी मेडिसिन के अभाव में जो लोग एक्सपायर कर गए, यानी कि उस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी और संविधान के हिसाब से भी ये राज्य की जिम्मेवारी थी कि उनके नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसा हुआ नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब उनके पास क्या कानूनी उपाय है, जो जिनके परिजन या जिनके परिवार से कोई खो गया, उनके पास कानूनी क्या रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहले तो मेरी संवेदना उन परिवारों के लिए, और हमारे भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य ये हो नहीं सकता है कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर जाएं, और ये सच है। और हमारे देश की इस मामले में किरकिरी भी है, विदेशों में भी उनके पास। देखिए, ये अगर आप कहें तो ये सरकार का ये दायित्व है कि जिनके भी परिवार के लोग मरे हैं उनको वो कॉम्पनसेट करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में उनको इस चीज के कॉम्पनसेशन के लिए उनको केस जरूर करना चाहिए। मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि आपने कहा भी, इस चीज पे जोर भी दिया कि परिवार में ऐसे भी लोग रहे हैं। आपने जो जब शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि परिवार में ऐसे भी लोग रहे हैं जिनके माँ बाप मर गए या जिनको चलाने वाला, परिवार को चलाने वाला मर गया। तो ये तो जिम्मेदारी स्टेट की बनती है, राज्य की बनती है कि उस परिवार का ख्याल रखें। लेकिन आप देखेंगे तो कुछ स्टेट, मुझे जहाँ तक पता है दिल्ली के बारे में, यहाँ पे शायद सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिए जाएंगे और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 2,500 दिया जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है, नाकाफी है। दूसरी बात, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है लेकिन दूसरे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। बट ये तो मानवता के आधार पे हो गया, एक तो हाँ, सरकार के मर्जी पे हो गया। मैं कानूनी पक्ष जानना चाहता हूं कि उन लोगों के पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, कोर्ट में वो कैसे जा सकते हैं, कौन से एक्ट के तहत जा सकते हैं? देखिए, ये उनको कानूनी तौर पे मेरा ये मानना है कि उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 21, उसका हनन हुआ है। ये स्टेट की ड्यूटी थी कि ये सब बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अगर स्टेट ने नहीं किया है और इससे डेथ हुआ है, किसी की जान गई है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या जो अनुच्छेद 226 में वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या अगर वो चाहें तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। जैसे कि आपने सुना भी होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोविड के जो पहली बार जो इंडिया में कोविड आई थी और जब दूसरी बार इंडिया में कोविड का फिर से लहर आई है, इन दोनों बार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जम के लूटपाट मचाया, मतलब लोगों से ऐसे तैसे पैसा लिया और खूब सारे पैसे लिए।
कुछ लोग एक्सपायर भी कर गए ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनके बॉडी को भी उनके परिजन को नहीं दिया जा रहा था कि पहले आप उनका पैसा दे फिर आपको जाने दिया जाएगा। तो लॉ क्या कहती है, उसमें क्या ऑप्शन है? देखिए, जहां तक मैं सबसे आखिरी बात पे सबसे पहले आता हूँ कि बॉडी को नहीं ले जाने दिया जा रहा था, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर कोई आदमी किसी परिजन की अगर मौत होती है अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो बॉडी पे उस प्राइवेट हॉस्पिटल का या सरकारी हॉस्पिटल का बॉडी पे कोई लियन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पे उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बॉडी को रखना और एक तरीके से पैसे के लिए उसको एक्सटॉर्ट करना कि भाई आप जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक बॉडी नहीं देंगे, वो गैर कानूनी है। उस हिसाब से कोविड के केस में गैर कानूनी है या नॉर्मल आए दिन? नॉर्मल भी, बिल्कुल नॉर्मल भी ये गैर कानूनी है। ये तो सारे हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का रेगुलर प्रैक्टिस है। आप बॉडी निकाल ही नहीं सकते हैं जब तक कि उनका फुल एंड फाइनल पेमेंट ना हो जाए। बिल्कुल गैर, क्या वो पुलिस को 100 नंबर पे फोन करके मदद ले सकते हैं? वो बिल्कुल पुलिस को फोन कर सकते हैं। अगर पुलिस के तरफ से कोई अगर उनको मदद नहीं मिलती है तो उस केस में वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि वैसे किसी भी लोग को अगर कोई दिक्कत होती है तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के हिसाब से वो कोर्ट जा सकते हैं और अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, अगर इस तरह का कोई भी शिकायत कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा उसके बॉडी को, तब तक हॉस्पिटल अपने कस्टडी में रखेगी? देखिए, आपके पास जहां तक हर एक चीज का कुछ पहलू है, उनके पास सबसे पहला ऑप्शन तो होता है कि पुलिस के पास 100 नंबर पे ये करें। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो उनके पास यही है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, किसी भी कोर्ट पे जाके वो 156(3) की ये करके उसको बॉडी के लिए भी कह सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ये कानूनी पहलू है जो मैं आपको बता सकता हूँ इस मामले में। जी, ये चीज गलत है, गैर कानूनी है। दूसरी बात है रेगुलेशन की, दूसरी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमाने ढंग से फीस ये करने की। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल गैर कानूनी चीज पे लिप्त है या मनमाने तरीके से फीस वसूल रहा है, तो सरकार के पास ये सारे अधिकार हैं कि उस हॉस्पिटल के जो भी लाइसेंस है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल कर सकता है। ये तो अगर इस तरह की कोई भी बात आती है तो जो नागरिकों को है वो चाहिए कि सरकार को इन सब से एक सवाल और पैदा होता है कि जैसा कि हमने देखा दिल्ली के केस में और बंगाल के केस में, कोई स्टेट है वो अपने फेलियरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट पे फेंक देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट पे फेंक दे रहा है। तो संविधान क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पे जजमेंट है? कोई देखिए, हमारे संविधान में सबके जो अधिकार क्षेत्र है वो बटे हुए हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हैं उनके अधिकार बटे हुए हैं। जहां तक हेल्थ केयर की बात है तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं। स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह का भारत का संविधान जिस तरीके से है, जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उस पे जो शेयरिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो दोनों में अगर तालमेल अच्छा हो तभी काम अच्छे से हो सकता है। तो अगर कुछ फेलियर है, जो ऑब्वियसली हमारे अगर हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो फेलियर है ही, जहाँ पे लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सामूहिक रूप से इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उन परिवारों का क्या
जिन्होंने अपना अपना मुखिया खोया है या जो परिवार को लीड करते थे, जो परिवार का खर्चा उठाते थे, उनका क्या? और इसके साथ ही एक और सवाल बनता है कि जैसे आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली तो लोन से चलती है, जैसे उनके ऊपर हाउसिंग लोन होते हैं, कार लोन होता है। ऐसे लोगों का क्या जो घर के इकलौता कमाने वाले थे और उनके ऊपर हाउसिंग लोन थे, उनके ऊपर कार लोन था, अब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली इतने बड़े मंथली ईएमआई के अरेंजमेंट कहाँ से करेगी? तो उस कंडीशन में क्या उनकी जो गाड़ी है या उनका जो घर है वो बैंक नीलाम करा देगी या क्या उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल है? देखिए, अगर आप बैंक्स के बारे में बात करें तो वो इस चीज के लिए वो स्वतंत्र हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि वो मानवीय आधार या मानवीय पहलू को नहीं देखते हैं। बैंक के पास ये रहता है कि भाई उन लोगों ने लोन दिया है और उनको लोन वसूलना है, तो ये बैंक के अधिकार के क्षेत्र में है कि वो उसको लोन को उसकी वसूली के लिए वो जो भी उचित कानूनी कदम है वो उठाए। जहां तक बात है ऐसे लोगों का, तो मैं यही कहूंगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस परिवार पे ध्यान दे, कि उस जगह पे ध्यान दे जहाँ पे लोगों को उनकी ज़रूरत है। और मैं आपसे जो डिबेट है मैं इसको बिल्कुल मैं कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ आप जो भी आप देखेंगे अभी तक का जो भी हमारे पास डेटा है या जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया इस मामले में भी कि हमारा 145वां रैंक है। कुछ कुछ न्यूज़, कुछ जानकारी मुझे मिली नांदेड़ गुरुद्वारा मैनेजमेंट के बारे में, जो महाराष्ट्र में है। बताइए। उन लोगों ने अगर आपने देखा होगा तो गुरुद्वारे मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया कि उनके पास जो भी फंड्स हैं उससे वो मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा। जिससे वहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं जिनको दूर दूर जाना पड़ता है हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, उनको वहाँ पे मिल जाए। आपने सही कहा है, ये दुर्भाग्य है और ये फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उसको वो मुहैया नहीं करा पाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस तरह का स्टेप गुरुद्वारा ने जो लिया है उस तरह का कदम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये कदम लेना चाहिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल होना ही चाहिए। आप बिल्कुल, तो इस तरीके से देखिए हमारे प्रजातंत्र में लोगों को सामूहिक तौर पर आना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर, उनको बताना पड़ेगा जो सरकारी जो खर्च होता है किसी भी जगह पे वो हमारा और आपका पैसा है, चाहे वो भवन बनने में खर्च हो, चाहे वो किसी भी चीज में खर्च हो। और जो पैसा जो उन परिवारों को भी जाएगा, सहानुभूति जिनके साथ हमारी है, जिनके परिवार के लोग हुए हैं, तो अनूप जी जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे जिस संस्थान का, तो क्या उनको सरकार से परमिशन नहीं मिल पा रही है वहां पे लोकली हॉस्पिटल खोलने के लिए या इस टाइप के मेडिकल हेल्थ केयर का अरेंजमेंट वहां पे करने के लिए? नहीं, उन लोगों ने जो नांदेड़, ये मुझे नहीं पता ये उनको फैसिलिटी, उनको परमिशन मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन जो अभी 1-2 दिनों पहले जो मैंने पढ़ा सोशल मीडिया के थ्रू आप कह लीजिए, उसमें यह था कि गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने, उनके पास काफी पैसा है, उससे वो मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मेरा कहना है कि हमारे पास 640 डिस्ट्रिक्ट है, अगर सरकार चाहे तो मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल हर एक जिले में बना सकती है। इससे जो हमारे डॉक्टर्स की आप सिर्फ संख्या अगर आप ये कर लें, अगर 250 डॉक्टर भी हर एक साल तैयार होते हैं तो हर एक साल लगभग 1,60,000 डॉक्टर्स तैयार होंगे। मेरा कहना ये है कि देखिए
हम लोगों ने खोया है, हम लोगों ने अपनों को खोया है, हम लोगों ने करीबियों को खोया है, हम लोग जानते हैं। तो अब इस तरीके से सरकार के ऊपर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोगों को चाहिए कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, सरकार को इस चीज के लिए करें कि जो पब्लिक मनी है, जो सरकार, जो लोगों का पैसा है, उसको सही तरीके से खर्च करें। और हर एक, जैसा मैंने कहा, हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल, उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ, ये सब होना चाहिए। ये मेरा मत है। तो अनूप जी, कोई क्लोजिंग कमेंट आप देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से काफी फ्रूटफुल रहा आज का डिस्कशन, लोगों को काफी कानूनी जानकारी आज मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड के समय में सब लोग सुरक्षित होंगे, और अब धीरे धीरे कोविड का फैलाव तो रुक रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली डेथ रेट नहीं गिर पा रही है, अभी भी सेम ही बना हुआ है। एवरी डे मोर देन 4,000 पीपल आर डाइंग ड्यू टू कोविड। मेरा क्लोजिंग कमेंट मेरा यही होगा कि जो लोगों ने, जिन लोगों ने भी खोया है अपनों को, उनसे मेरी संवेदना है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार का ये फेलियर है, जो सरकार अपने कर्तव्य को नहीं कर पाई, और इस केस में वो चाहें तो कोर्ट आ सकते हैं और कोर्ट के थ्रू अपनी बात वो कह सकते हैं। तो मैं कात्यायनी के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा अनूप जी ने बताया, हमारे पास मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए काफ़ी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़रूरत है कि हम अपने अधिकारों को समझें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। नहीं तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपस में बॉल गेम खेलते रहेंगे और हम अपने परिजनों को खोते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम कानूनी सलाह पे आज का यहीं पे समाप्त होता है। फिर किसी नए टॉपिक के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे सवाल देश का में रोहित रोहन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अनूप जी।